अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त गोल के मकाम पर मौजूद है, जहां लिटिल मास्टर की जानिब से शानदार नाकाबिल शिकस्त 208 रन की जारहाना मिजाज बल्लेबाजी की गई, जहां सऊद शकील ने जारहाना अंदाज से ना सिर्फ बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, ज़बरदस्त अंदाज से वो दिखाई दिए। उन्होंने तमाम नाक़दीन को खामोश कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से, और ना सिर्फ उन्होंने नाक़दीन को एक शटअप कॉल दी, दूसरी जानिब उन्होंने कई ऐसे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए जो आज से कबल मुतादिद खिलाड़ियों के नाम थे। उन्होंने मोहम्मद हफ़ीज़ का रिकॉर्ड भी उनसे छीन लिया। 2012 में मोहम्मद हफ़ीज़ ने श्रीलंका की कंडीशन में 194 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, तहम अब ये इनिंग्स का ख़ात्मा हुआ और ये रिकॉर्ड भी अब सऊद शकील ने अपने नाम कर लिया है। 208 रन की जारहाना मिजाज बल्लेबाजी करते हुए सऊद शकील वो वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाजी जिन्होंने श्रीलंकन कंडीशंस में 208 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली है। 200 रन किए हैं श्रीलंका के स्पिन अटैक के ख़िलाफ़। तमाम बात की जाए, सऊद शकील ने 11 सीरीज़ के अंदर 788 रन की जो है बनाए भी हैं, जबसे इससे कबल 720 रन 11 इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक ने बनाए थे। तहम अगर बात की जाए अब्दुल्ला शफीक के हवाले से, तो उन्होंने 24 इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल किए हैं। कौमी क्रिकेट टीम की जानिब से इस वक्त बल्लेबाजी का सिलसिला जारी है और कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रही है, जहां दो खिलाड़ी पवेलियन की राह देख चुके हैं 36 रन पर, और 114 रन का हदफ कौमी क्रिकेट टीम को दिया गया है। तहम अगर बात की जाए सेकेंड इनिंग में श्रीलंकन बैटर्स नाकाम साबित हुए और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी इस वक्त जारी है, जबकि गेंदबाजों ने शानदार अंदाज से काफ़ी धुआंधार मिजाज के साथ बॉलिंग का मुजाहरा किया और ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स ने मुतादिद खिलाड़ियों को मुश्किल में डाला। बात की जाए तो आज स्पिनर्स के नाम ये दिन रहा। हमने देखा कि सलमान अली आगा हों, इब्रार हों या फिर नोमान अली हो, जो मुसलसल जो है इस हवाले से मुश्किलात का सामना कर रहे थे। पहली इनिंग्स में वो एक भी विकेट नहीं ले सके थे, लेकिन आज उन्होंने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम, और जोन 2 में वो इन एक्शन दिखाई देते हैं। बात की जाए तो इस वक्त वेटरन क्रिकेटर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और अपने करियर का आगाज़ उन्होंने किया जब फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट जो है जारी और सारी थी। डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से वो काफ़ी निगाहें रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से खालिद परवेज़ साहब। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सर, इसी हवाले से बात कर रहे थे, आज काफ़ी अच्छा दिन साबित नहीं हुआ नसीम शाह के लिए, जिस अंदाज से वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके थे हालिया सीरीज़ में या फिर हालिया इनिंग्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बात सही है। मैंने मैच को देखा, काफ़ी देखा। मैंने नसीम शाह को आज अभी आने से पहले, स्टूडियो आने से पहले मैं देख रहा था मैच, तो नसीम शाह मुझे काफ़ी यूँ समझ लेगा थका हुआ नज़र आया। यानी वो उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी नहीं कि वो बॉलिंग कर सके, वो बार बार रुक रहा है कुछ भी। और मैंने ऑलमोस्ट उसको आज देखा कि वो 138 से ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो इसका ये मतलब है कि जो खदशा था, मुसलसल बताया जा रहा था कि ये खदशे के मुताबिक पाकिस्तानी बॉलर जो हैं वो इंजरी का सामना कर कर आए हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना हो सकता है ऐसी कंडीशन में, तो क्या ये वजह है? मेरा अपना जो एनालिस्ट है, मैं जो मेरी एनालिस्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी करंटली जो हमारे बॉलर्स हैं ना, उनमें फिजिकली इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इतनी लंबे स्पेल कर सके। वो असल में हम लोगों ने अपनी क्रिकेट को शॉर्टर वर्जन में लिया है। सर, 20 साल का बॉलर वो बड़े स्पेल नहीं कर सकता, तो फिर कौन करेगा? जब उनका माइंड सेट ही शॉर्टर वर्जन में आ गया तो वो कहाँ से करेगा? मुझे बताया ना, T20 खेल लिया, 4 ओवर कर दिए स्पेस के साथ, उसके बाद आप आराम से बैठ गए। जब आप लॉन्गर वर्जन में जब तक नहीं आएंगे, अब आप आने से पहले मैंने आज एक न्यूज़ पढ़ी। इसके मतलब पाकिस्तान के पास अगर फ्यूचर के प्लान्स के मुताबिक अगर नसीम शाह को हम जो है समझ रहे हैं, तो वो हमारे फ्यूचर के प्लान्स का हिस्सा नहीं, आपके बयान के मुताबिक? नहीं, देखिए लड़का बहुत अच्छा है। अभी जहाँ उसने आज बॉलिंग ख़राब की, मगर एक चीज़ मैं बताऊँगा, अगर कल सऊद शकील ने 200 किए, उसमें एटलीस्ट आप ये बोलेंगे 70% जो पार्टिसिपेशन थी वो नसीम शाह की थी, जिसने 78 बॉल्स पे 6 रन बनाए और 94 की पार्टनरशिप लगाई। और वो बाकायदा सर, हम टीम में बॉलर को खिला रहे हैं, हम उनकी बैटिंग के हवाले से तो बात नहीं करेंगे। बात आपकी सही है, मगर बॉलर अच्छा है, बहुत है, मगर उसको अभी सोचना पड़ेगा। आज मैं सेकंडली आप उसकी फील्ड देखें। इसका मतलब जब पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर मुश्किल में होगी तो हमें इस हवाले से चिंतित नहीं होना है कि नसीम शाह हमारे पास लोअर मिडल ऑर्डर में या फिर जो है टेल एंडर में मौजूद है नसीम शाह, वो बॉलें खेल लेंगे, अगली ओपोनेंट साइड को मुश्किल में रखेंगे, अगले एंड से दूसरे बैटर बैटिंग कर लेंगे, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करेंगे आपके बयान के मुताबिक? मेरे मुताबिक बॉलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो देखें, आज से 4 साल पहले वाला नसीम शाह देखें, उनकी फिजिक्स देखें, राइट ना उनकी हेल्थ देखें, आप वो काफ़ी मुझे हेल्दी नज़र आ रहे।
ठीक है, जो एज ए फास्ट बॉलर उनको अपने आप को वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा और भी इन चीज़ों को उनको कंसिडर करना, उनको अभी लर्निंग पोजीशन में उनको सीखना पड़ेगा और काफ़ी यानी उनको टाइम लगेगा और मज़ीद मेहनत कर सकते हैं। अच्छा बॉलर है मगर उनके पास मैंने आज कोई स्विंग वगैरह कुछ नहीं देखा। आप मैं सिंपल एक चीज़ बता दूँ, सर तवक्कुफ़ कीजिएगा, इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है बज़ाहिर ऑडियो कॉल पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से काफ़ी गहरी निगाहें हैं और इनकी खिदमत नाकाबिले फ़रामोश हैं। गुल मोहम्मद काकर साहब हमारे साथ बज़ाहिर ऑडियो कॉल मौजूद हैं और साबिक जो पीसीबी की मैनेजमेंट थी उसका हिस्सा भी थे और इनकी खिदमत उस वक्त भी जारी थी। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम, आप खैरियत हैं? बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी को। जज़ाकल्लाह सर। इसी हवाले से सर बात कर रहे थे, एक सवाल यहाँ सामने आता है क्योंकि आप लोग अब कानूनी जंग लड़ रहे हैं तो कितने ज़्यादा आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? मुसलसल हम देख रहे हैं कि कानूनी मामलात को तो आप लोग डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ जो है हमारी मौजूद अदालतों की जानिब से भी इस हवाले से हुक्मनामे भी जारी आए, नोटिफिकेशन भी मंजर आम पर आए, हमने देखा। तो क्या समझते हैं अभी ये जो अमल जारी है इसमें आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? थैंक यू वेरी मच जी, आपको मुझे लाइन पे लेने का। मेरे हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं असूल की, कानून की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आइन की बालादस्ती की हम बात करते हैं। हम किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं लड़ रहे हैं और ना इंडिविजुअल के लिए हम कुर्बान हो सकते हैं और वो भी गैर असूली तौर पर, गैर कानूनी तौर पे। गुजारिश मेरी ये है ताबिश भाई कि 22 दिसंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि जिसमें एक मैनेजमेंट कमेटी बनती है। उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि हमने 4 महीनों यानी कि 120 दिन के अंदर अंदर हमने अपने इलेक्शन करवाने हैं और नहीं हमने बीओजी बनानी है और चेयरमैन के इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। ये था हमारा टास्क, जो 4 महीने में पूरा नहीं हो सका तो हमें 2 महीने की मजीद एक्सटेंशन दी गई 21/6/2023 तक। मैं फिर रिपीट करूंगा 21/6/2023 तक। हमने इस दौरान में अपनी जो है वो मीटिंग हुई 6 और हमने एक बीओजी बना के, जो हमारा मैंडेट था नजम सेठी साहब की सरबराही में, हमने वो बीओजी बना के दे दी। हमने जो है वो 20 तारीख को अपनी आखिरी मीटिंग की जो बिल्कुल लीगल थी, जायज थी, ठीक थी और हमने अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियारात सौंप दिए 20 की शाम और हम वहां से रुखसत हो गए। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन 22 तारीख को आईपीसी जो है वो एक और मैनेजमेंट कमेटी, वो एक और बीओजी बनाती है जो गैर कानूनी है, इनके इख्तियार ही नहीं था, किसी कानून के तहत वो नहीं बना सकते थे। 22 तारीख को हमने कोशिश की कि यार हम कानून के मुताबिक जब नहीं माने तो मजबूरन हमें कोर्ट ऑफ लॉ जाना पड़ा और मैंने यहाँ पे एक पिटीशन दायर की 26 तारीख को और उसी दिन मुझे इस पे स्टे मिला और इन्होंने 27 तारीख को इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाने थे, जो हमने मजबूरन अदालत के पास हमें जाना पड़ा। हम किसी मस्ती से नहीं गए, हम अपनी खुशी से नहीं गए, मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि आइन को रोंदा गया था, आइन की पामाली हो रही थी। उस आइन के लिए जिसकी हमने स्ट्रगल की थी, रोडों पे हम आए थे, हम उस आइन को कैसे छोड़ सकते थे? हमें कोर्ट में गए, कोर्ट से हमें वो मिला 27 तारीख को। फिर जब कोर्ट से हुआ फिर 5 जुलाई को फिर एक एमसी बनाई गई जो बिल्कुल गैर कानूनी बात थी, नहीं होनी चाहिए थी। उसके खिलाफ हम फिर कोर्ट गए और कल फिर मुझे मिला है कि वो कोई इलेक्शन नहीं करा सकते, वो कोई बीओजी नहीं बना सकते इस नई मैनेजमेंट कमेटी को, अलबत्ता डे टू डे अफेयर्स के लिए उनके अलाउ किया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी तमाम स्टेक होल्डर से कि खुदा के लिए आप कानून के मुताबिक आए, आप असूल के मुताबिक आए। जब इलेक्शन कमिश्नर राणा साहब ने एक असूल की बात की, कानून के मुताबिक की, ये है क्वालिफिकेशन जो है चेयरमैन के लिए जो मिनिमम ग्रेजुएशन है और आप ये की क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो हम आपको जो है हम आपको आगे पेपर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जोर जबरदस्ती के जरिए, धमकियों के जरिए, इंतकामी कार्रवाइयों के जरिए हम सब के साथ वो हो रही है और ये आप लोग माने और हम आपके खिलाफ ये करेंगे। मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया जाता है तो मैं रिकॉर्ड पे लाऊंगा कि क्या 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 ज्यादतियां हुई हैं, क्या क्या हम पर्सनली हमें विक्टिमाइज किया गया, हमारे कहां तक हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं इस चंद दिनों के अंदर। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आए कानून के मुताबिक, असूल के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के मुकद्दस आइन के मुताबिक हम चलें और कोई ऐसी वायलेशन ना करें जिससे क्रिकेट भी तबाह हो, स्पोर्ट्स तबाह हो, हमारा आइन भी पामाल।
बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि कानून और आइन के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए। कागर साहब, मैं आपसे ये रहनुमाई जानना चाहूँगा कि जब भी हम ये सवाल करते हैं, मेरे प्रोग्राम में आमिर सोहेल साहब मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान, और मेरे प्रोग्राम में खालिद महमूद साहब मौजूद थे, साबिक चेयरमैन पीसीबी, और अब से कुछ दिनों कबल हमारी गुफ्तगू हुई थी आरिफ अब्बासी साहब से, तो यही कह रहे हैं उन सबका एक ही मौक़िफ़ है, नजम अजीज़ सेठी साहब के अंदर ये पोटेंशियल था कि वो काम करना जानते थे, सलाहियत थी, वो काम करना जानते थे, लेकिन वो जब आए तो उन्हें काफ़ी चैलेंजेस का सामना था, चीज़ों को वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, डील नहीं कर पाए। 2014 का आइन रिवाइव किया, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट उस तरीके से बहाल नहीं हो पाया। फिर अगर बात की जाए एशिया कप के हवाले से, एशिया कप का जो मामला है वो उनकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान आए पाकिस्तान में खेलने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हाइब्रिड मॉडल मजबूरन पेश करना पड़ा। तो क्या समझते, चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी जिनको बेहतर अंदाज से डील नहीं कर पाया, वक्त कम था? बात यह है कि दुनिया में सबसे आसान काम एतराज करना होता है। दुनिया में आसान तरीन बात है कि आप कहीं बैठ के आप लोगों पे उंगलियां उठाएं, आप उनको जो है ना क्वेश्चनाइज करें, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है काम करना, उस चीज पे खुद अमल करना। ये मैं आपको एजल नहीं बता रहा हूँ। बाकी रह गया नजम अजीज सेठी साहब की सरबराही में जो उनकी टीम थी, शकील शेख साहब थे, हैदर साहब थे, हारून रशीद साहब थे, जितने हमारे जो है गुलदादा साहब थे, मैं सारे का नाम लेना, इस पूरी टीम ने एक कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। जो आज हो रहा है बोर्ड में, किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ, बल्कि आप देखें कि अंडर 19 का सबसे पहला फार्मूला ये दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट से 4-4 टीमें बनाई गई। आज तक हुआ है, डिस्ट्रिक्ट की जो है 4-4 टीमें बनाई गई। तमाम डिपार्टमेंट्स को ये लिखा गया जो 5 साल से बाहर थे, तमाम डिपार्टमेंट्स को बहाल किया गया। आपको पता है कि 16 में से 13 रीजन्स के इलेक्शन हो चुके थे इन 6 महीनों के दौरान में, 16, और लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हो गए थे। ये अहमद शहजाद राना साहब जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी सरबराही में, और ये हमारी मैनेजमेंट कमेटी, आप मुझे बताएं कि 6 महीने में जो है इतना काम कोई कर सकता है? ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि इलेक्शन हो, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बहाल हो। अच्छा, इतने सतह पे नजम अजीज सेठी साहब गए, उन्होंने सबसे मुज़ाकरात किए और इस बात पे आमादा की जो अपडेट होता है। हमारी इस वक्त मुल्क की कंडीशन क्या है, हम अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, हमारे दुश्मन कितने ज्यादा दाएं बाएं हमारे घूम रहे हैं। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे मुझे बताइएगा, काकर साहब और अगर टाइम मिलता जी बहुत अच्छा। काकर साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि नहीं मिला टाइम। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्योंकि जो नाकिदीन है, जो मुसलसल नजम अजीज सेठी साहब को शायद पसंद नहीं करते हैं, उनकी जो कारकर्दगी जी उनकी कारकर्दगी से मुतासिर नहीं है, उनका ये मौक़िफ़ है कि जब नजम अजीज सेठी साहब ने 20 तारीख की रात को ये फ़ैसला कर लिया था, और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं बतौर चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से बाहर आ जाता हूँ और मैं इस मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहता, जब उन्होंने ख़ुद फ़ैसला कर दिया, ट्वीट पैगाम में इस बात का इज़हार कर दिया, गुड लक कह दिया, तो इसके बाद ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि आप लोग अदालतों की तरफ जाएं, अदालतों से रुजू करें, और अब क्या हक़ मांगना है आपको, और क्या समझते हैं इस हवाले से क्या पेशरफ मज़ीद आ सकती है, क्योंकि केस तो आप लोगों का अंडर प्रोसीडर है? अगर मैं समझ पाया हूँ, मैं आपको सवाल जवाब देता हूँ। बात यह है कि नजम अजीज सेठी साहब ने जो है 6 महीने एमसी में बहुत जबरदस्त काम किया, सुबह शाम मेहनत की, वो एक बात जी। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुला के अपने ऑफिस में उनके साथ मीटिंग की और उनको गो हेड दिया कि आप जाएं, और नेक्स्ट उसके लिए भी हम आपको जो है वो नॉमिनेट करना चाह रहे हैं। वो कर चुके थे, लेकिन इस दौरान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब जो है जरदारी साहब, या उनकी पार्टी में कहीं पे भी किसी लेवल पे भी वो कोई बात नहीं बन रही थी, हम छोड़ देते हैं जो भी फटा था, जो मामला था। लेकिन उन्होंने इतना, नजम अजीज सेठी साहब ने इतना जो है वो आला ज़र्फी का मुजाहरा किया कि उन्होंने कहा कि मैं 2 पार्टियों की दरमियान नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं खुद ही क्विट कर रहा हूँ। वो कर सकते थे, खड़े रहते कि नहीं मुझे प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन उनका नहीं, मैं पार्टी। अब असूलन ये होना चाहिए था कि दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को, चारों पार्टियों जो भी है, सब बोलते हैं कि यार आप इतने आला ज़र्फी की है, हम आपको जो है चेयरमैन लाना चाहते हैं। वो तो नहीं हुआ, वो पीछे हो गए, वो तो नहीं थे मैदान में। लेकिन एक जो हमारा इख्तियार था, जो हमारा जो है एमसी का हमारी अथॉरिटी थी, नोटिफिकेशन के मुताबिक हमें ये राइट दिया गया था कि आप बैठ के जो है वो नया बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाए, हमने बनाया। और उसमें क्या था कि हमने पूरे पाकिस्तान का हर सूबा उसमें उसकी नुमाइंदगी थी।
तमाम बड़े जो है वो रीजन उसमें शामिल थे। क्वेटा जो है वो उसकी ग्रेड 1 में दोबारा जो है वो पार्टिसिपेशन हो रही थी और तमाम ये हो गया था। अब बात ये कि अगर और वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है ज़का अशरफ साहब और अंगद साहब की नॉमिनेशन हो गई थी, क्यों नहीं उस मीटिंग को जो बुलाया गया, क्यों नहीं उस इदारे की इज्जत की गई? बुला के इलेक्शन करके बिल्कुल वजह फरमा बन जाते चेयरमैन, अच्छा सर, खत्म हो जाती बात। जनरल सेक्रेटरी तो नहीं थे कैंडिडेट, बिल्कुल जो हमारे अथॉरिटी हमने वही किया। हाँ, अगर कहीं गलत हो रहा था तो किसी फोरम पे चैलेंज किया जाता, लेकिन किसने जो है 2 दिन बाद एक और आईपीसी ने एक और मैनेजमेंट वो बना ली, बीओजी बना ली इलीगली। तो हम तो ये कहेंगे कि लड़ाई का आगाज हमने नहीं किया, इस जंग का आगाज हमने नहीं किया, बल्कि वो मुखालिफ सिंध से जो है ये लड़ाई और जंग शुरू हुई है और वही कर रहे हैं। हम आज भी ये कह रहे हैं कि आओ मिलकर इस क्रिकेट को बहाल करें, लड़ाई झगड़ों को खत्म करें, कोर्ट से निकल के हम बाहर बैठ के इस चीजों को सेटल करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बस जो मेरी मर्जी होगी, मेरी जोर होगी, मेरा डंडा होगा, मैं जो चाहूंगा वो करा। असूल होगा, असूल होगा, दलील होगा, बातचीत होगी, कानून के मुताबिक बात होगी, तो हम तो आज भी तैयार हैं। गुल साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने ये भी बात की कि हम नहीं चाहते कि मजीद जो है ये कानूनी जंग इस तरह भी लड़े। हाँ, ये भी रास्ते हैं कि आप लोगों के पास कि आप दोनों जो फरीकैन हैं उनके दरमियान नेगोशिएशन हो जाए और ये मामला तय हो जाए, कि ये भी रास्ता है, बैक डोर? क्या मुज़ाकरात भी हो रहे हैं इस मामले को लेकर? ऐसा है सर कि मैं आपको बताऊं, मैंने अपने सीनियर से मशवरा नहीं किया और मैं सबसे जूनियर भी हूं और मैं अपने आप को नहीं समझता कि मैं किसी की बराबरी करूं, लेकिन मैंने किसी मशवरा भी नहीं किया। लेकिन मैं ये ऑफर कर रहा हूं और बड़े ओपन फोरम पे कर रहा हूं कि मैं जब सेठी साहब को भी टेबल टॉप पे लाऊंगा, मैं शकील शेख साहब को भी लाऊंगा, मैं मलक साहब को भी, वकार साहब को भी लेके आऊंगा, मैं गुलजादा साहब को भी लाऊंगा, मैं अजहर साहब को सबको लेके आऊंगा। सब आएंगे टेबल पे और मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का हल निकालने की मैं जमानत दूंगा। मैं अपने साथियों को, अपने बड़ों को लेके आऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ से भी कम से कम एक जो है वो बातचीत का आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, असूल के मुताबिक तैयारी हो। हम चाहते ये हैं कि ये अदालतों से बात निकले, झगड़ों से बात निकले। जिस तरह से लोगों को झुंझुन दे रहे हैं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। और यही लग रहा है, यही लग रहा है कि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और आप चाहते हैं बीच का कोई रास्ता निकले। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आप जिस अंदाज से बेबाक अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अब क्या समझते हैं, कानूनी रास्ता निकालने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, टेबल टॉक करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है अगर इसी मामलात के दरमियान, अगर पाकिस्तान क्रिकेट रही, वर्ल्ड कप सर पर है, दीगर मामलात सर पर है, तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी अब कैसे है? सर मैं कह रहूँगी कि पाकिस्तान क्रिकेट किसी सूरत में भी जो है वो लड़ाई झगड़ों से और अदालती कार्रवाइयों से हल नहीं हो सकती। हमें बैठ के जो है टेबल पे बैठ के हमें मुज़ाकरात करने हैं और इस हालात में कि जिस वक्त हमारी जो है वो इंटरनेशनल सतह पे भी, एशियन सतह पे भी हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, हम अच्छी जो है वो इज्जत की निगाह से नहीं देखे जा रहे हैं, हमारे पास हमारी जो है ना पावर इतने नहीं है। इसके बावजूद अगर हम पर यहाँ पे मुल्की सतह पे भी कन्फ्रंटेशन हो, झगड़े हो तो ठीक नहीं है। मेरी हम्बली रिक्वेस्ट, मेरी हायर अथॉरिटी से, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब से, जरदारी साहब से रिक्वेस्ट है, मुझे प्राइम मिनिस्टर मोहतरम से रिक्वेस्ट है, मुझे तमाम आला जो है वो जो इस वक्त है मनसब पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आए, हम टेबल पे बैठ के इस मामला का हल निकालें। और मैं बड़ा श्योर हूँ, मैं बार बार जो कह रहा हूँ, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया, ना मुझे किसी इन्विटेशन दी है, ना मैंने उनसे कहा है। आपने लायक सवाल पूछा तो मैं कहूंगा मैं लेके आने पर तैयार हूँ। वो बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, माइनस मेरे होगा, लेकिन असूल की बात होगी, आइन की बात होगी, कानून के मुताबिक होगी, जो कानून कहता है, जो असूल होगा उसके मुताबिक होगी। काकर साहब देखें, ये बात भी की जा रही है कि वाज़े तजर्बा नजम अजीज सेठी साहब के पास भी है, एक वाज़े तजर्बा ज़का अशरफ साहब के पास भी है। क्या दोनों मिलकर काम कर सकते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए? क्या ये भी ऑप्शन है आप लोगों के माइंड में? देख, मैंने कहा हमने इस पर डिस्कशन तो नहीं की, ना मैंने किसी पूछा है, ना मुझे किसी ने बताया है, लेकिन हम बोलते हैं हम अफराद को छोड़ें, हम अफराद को छोड़ें कि ये फर्द तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन कहता है 2014 का जो आइन है उसको अपनी शक्ल में हम बहाल करें, जो पाकिस्तान का मुकद्दस आइन है हम उसके तहत चले। अफराद कोई मानी नहीं रखता,
कोई फर्क चला जाएगा, उसकी मौत हो सकती है, लेकिन असूल जो है, डिसिप्लिन जो उसूल है, के उसको मुताबिक काम होना मद्देनजर रखा चाहिए। जाए। मैं अफराद की बात ही नहीं करता। बिल्कुल उसूल के मुताबिक काम होना चाहिए। और काफ़ी अच्छा लगा सर, और आपने इन तमाम तर महरक़ात पे ना सिर्फ बात की, काफ़ी खुलकर दिलेराना मिजाज के साथ जिस तरह से आप काम करते हुए दिखाई देते हैं, उसी मिजाज के साथ आपने गुफ्तगू भी की। बहुत शुक्रिया, थैंक आपने यू, कीमती वक्त थैंक यू, दिया। और इसी हवाले से हम थैंक यू। बात भी कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद थे, आपने देखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी से वाबस्ता रहे और नजम सेठी साहब के दौर में इन्होंने जो है इस नशिस्त को संभाला। और वो इसी हवाले से बात कर रहे थे कि जो भी पेचीदगियाँ हैं उसको मिल बैठ कर हल करना होगा। दूसरी जानिब बात की जाए तो एशिया कप से मुतालिक भी एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और एशिया कप के 4 मैचेस के हवाले से बताया जा रहा है आगाज़ होगा और लाहौर और मुल्तान में मैचेस खेले जाएंगे। जबकि इवेंट के हवाले से अगर आपको आगाह करें तो बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन पीसीबी अब से कुछ देर में करेंगे और उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ज़राए बता रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब इस मामले पर बात करेंगे, जहां 4 मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान में और मुल्तान और लाहौर वेन्यूज़ जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। इवेंट का आगाज़ होगा मुल्तान से, जहां पाकिस्तान और नेपाल की टीमें आमने सामने होंगी। 30 अगस्त से पहला मैच खेला जाएगा, जबकि 31 अगस्त को दूसरा मैच खेला जाएगा और श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान ये मैच होगा कैंडी में। जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मुकाबला होगा उसके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं और पर खालिद परवेज़ साहब। सर, किस तरीके से देख रही हैं तमाम तर चीज़ें हो रही हैं एशिया कप के मुतालिक, जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान टीम इस वक्त श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेल रही है, तो जिस अंदाज से पाकिस्तानी टीम, क्योंकि अब लंच टाइम है और पाकिस्तान टीम ने अब तक 43 रन्स कर लिए हैं और 3 खिलाड़ी अभी तक पवेलियन जा चुके हैं, 48 रन अब गालिबन हो गए हैं, बाउंड्री लगी है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पाकिस्तान के लिए मैच तो उसका राइट ना बहुत आसान है, यानी अगर वो थोड़ा कॉन्फिडेंटली खेले लेकिन एक एंड से विकेटें गिर रही एक हैं। एंड से गिर रही क्यों, तो आपके देखें उनका जो जयसूर्या है उसका ये एक किस्म का होम ग्राउंड है। जयसूर्या ने आगाज़ में 3 विकेटें ली थी, इसके बाद मेंडिस ने 5 विकेटें ले ली। मेंडिस ने ली, मगर उसकी मेन वजह है कि जयसूर्या को सऊद शकील ने बड़ा अच्छा रीड किया, बड़ा अच्छा खेला उसको, ठीक है। मेंडिस भी बड़ा अच्छा बॉलर है, सब कुछ है। अब तो विकेट टर्न ले रही थी काफ़ी, तो हमारे स्पिनर ने तो वो अच्छा, ये क्या बात है, ये क्या तासुर है कि मतलब सऊद शकील एक न्यू कमर बैटर, उसने श्रीलंकन कंडीशन पर जारियाना मिजाज से बैटिंग की, रन्स किए, आपके सीनियर बैटर्स नाकाम हो गए उस कंडीशंस पे? कि देखे, मैं तो ये टीम सिलेक्शन हुई थी उससे मेरा थोड़ा इख्तलाफ है। मेरे हिसाब से आप देखें पिछले कुछ मैचेस का रिकॉर्ड निकाल के देखें, अब्दुल्ला शफी जो है टोटली भी फ्लॉप जा रहे थे, यानी ये इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद से फ्लॉप जा रहे थे। अभी आपके पास एक लड़का बड़ा अच्छा था, वो हुरैरा, जिसने अभी संभावे में स्कोर किया, सब कुछ किया और रिसेंटली वो स्कोर करते हुए आ रहा है, उसने फर्स्ट क्लास में भी बड़े अच्छा। आप उसको एक चांस देते, नया लड़का था। बाज़ दफ़ा जब नया लड़का आता है, सऊद शकील भी सर आप ये चीज़ आजमा चुके हैं, आपने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में तमाम अपने जो है सीनियर खिलाड़ियों को बेंच किया और नतीजा पाकिस्तान के हक़ में नहीं आया। आपने देखा नहीं कि आपने 4 से 5 खिलाड़ी एक ही मैच में खिला दिए, पाकिस्तान टीम पहली मरतबा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आ रही, तब आप लोग ही तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान टीम ने। जो तनकीद नहीं कर रहे थे उस वाले से, मैं कहूँगा वहाँ भी ब्लैंडर था, मगर मैं तो अभी राइट इसलिए बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एक लड़के को लेकर आना था। जब भी चेयरमैन पीसीबी से या फिर चीफ सेलेक्टर साहब से सवाल किया जाता है, वो कहते हैं क्रिकेट शायकीन किसी हाल में खुश नहीं है, हम कुछ भी कर लें। नहीं, शायकीन की बात नहीं, अगर आप रियलिटी पे जाएं, आप देखें ना, एक लड़के को चांस, आप अपने पड़ोसी मुल्क को देख लें, वो अपने लड़कों को किस तरह प्रमोट करते हैं। वो जहाँ देखते हैं कि स्पिन ट्रैक आता है, कुछ ऐसा आता है, वो जो इनफॉर्म लड़का होता है उसको लेकर आते हैं। इस वक्त अगर आप देखा जाए हमारी पाकिस्तान क्रिकेट हम काफ़ी यानी अच्छी तो है, मगर इसको और मज़ीद अच्छा करना है, मगर इसके लिए आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। काफ़ी तनकीद होती है। चीफ सेलेक्टर साहब कहते हैं कि आपको अच्छा करना होगा, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, तनकीद के अलावा भी तो बात करें। तनकीद के अलावा, तनकीद नहीं, मैंने तो एक जेन्युइन मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि इस तरह इनको करना चाहिए था, क्योंकि आपके सामने कि अब्दुल्ला शफी फ्लॉप जा रहे थे, आप उनको चांस देते। हुरैरा को आपके सिर्फ एक लड़का चेंज करना था। सेकेंडली मेरे हिसाब से आपने 2 स्पिनर खिला दिए। अब आज उसकी परफॉर्मेंस सामने आ गई कि नसीम शाह की, आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था हसन अली का गेंद इन स्विंग भी होता है, अंदर लाता गेंद, सब कुछ लाता, मगर आप उसको चांस देते, नसीम शाह को करते। सर तवक्कुफ़ कीजिएगा, जर्मनी से बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है सैयद हैदर साहब ने। इनके तबसरे काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्रिकेट पर, जो इनकी निगाहें हैं, ये इंतहाई सीनियर हैं और जो गुफ्तगू करते हैं इंतहाई ज़्यादा पसंद की जाती है। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो।
जी वालेकुम सलाम ताबिश। सर इसी के हवाले से बात कर रहे थे, अहम डेवलपमेंट सामने आई है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अब ऐसा लग रहा है कैंडी में आमने सामने होंगी और श्रीलंकन कंडीशन से पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा हिंदुस्तान टीम का। क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम का क्या हदफ होना चाहिए? बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम मुत्तादिद मरतबा हिंदुस्तान के खिलाफ आमने सामने हो चुकी है, तो क्या हदफ होगा? पाकिस्तान टीम विल रिएक्ट पॉजिटिव? होना तो यही चाहिए, पाकिस्तान को पॉजिटिवली खेलना चाहिए। पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं है। बहरहाल इंडिया की टीम को एज हासिल है, उनके पास बैट्समैन भी अच्छे हैं और बॉलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम में इस वक्त कुछ ऐसे नौजवान खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग बॉलिंग से पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। खासतौर से मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम को अब थोड़ा सा तब्दीली करते हुए बैटिंग में कुछ स्टाइलिश बैट्समैन या स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है उनको रखना चाहिए, क्योंकि माजी में हमने माजी करीब में देखा है पाकिस्तान ज्यादातर ऑलराउंडर्स के साथ गया है वनडे क्रिकेट में, जो मुनासिब नहीं है। तो सऊद शकील ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। मैं समझता हूँ कि सऊद शकील को पाकिस्तान की वनडे बैटिंग में लेना चाहिए, ताकि जब 50 ओवर्स का मैच होता है तो आपको एक दो ऐसे बैट्समैन चाहिए जो टीम की इनिंग्स बना सकें, स्कोर को मुस्तहकम कर सकें। तो अच्छा मैच होगा सर आपकी बात से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जिस अंदाज से सऊद शकील ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, सलमान अली आगा ने लोअर मिडिल ऑर्डर में काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, तो अब ऐसा इम्कान वाज़ेह नहीं हो रहा जिस तरह से माजी में बयान सामने आ रहे थे, उमर अकमल के मुताल्लिक बयान सामने आ रहे थे, सरफराज अहमद खान के मुताल्लिक, यहाँ तक कि बयान सामने आ रहे थे दीगर जो साबका सीनियर खिलाड़ी थे उनके मुताल्लिक। अब उनकी जगह ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में बनती है? हाँ बिल्कुल बनती है, बिल्कुल सही बात है। सलमान अली आगा तो पहले ही पाकिस्तान टीम में मौजूद है, वनडे की टीम में है, लेकिन सऊद शकील को मैं समझता हूँ लेना चाहिए। सऊद शकील जो है वो अच्छे साबित होंगे पाकिस्तान की बैटिंग में। और माजी में अगर आज से 10-12 साल 15 साल पीछे आप जाएं तो आप देखेंगे पाकिस्तान टीम हमेशा अपनी बैटिंग में 3-4 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ खेलती रही है। तो ये अब हुआ है बाबर आजम के आने के बाद से, शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ज्यादा बाबर आजम पर भरोसा करती है। तो बाबर आजम के बहुत ज्यादातर ऑलराउंडर्स को खिलाती है, शादाब खान है या फहीम अशरफ है, लेकिन अब थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहिए। और अच्छा, हाल ही में मुझे याद पड़ता है जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही थी श्रीलंका के स्पिनर्स के खिलाफ, आपको भी याद होगा अफगानिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ, तो पाकिस्तान टीम के बैटर्स का क्या हदफ होना चाहिए? अब T20 क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे एशिया कप में, हम लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलेंगे, उस वक्त हमें तसलसल भी कायम करना पड़ेगा, रन रेट को भी नज़र रखनी पड़ेगी, यहाँ तक कि हमें अपनी बैटिंग ऑर्डर को भी मुस्तहकम मिजाज के साथ परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, देखें 50 ओवर्स की जो गेम है उसमें 200-250 रन या 300 तक भी वो इनफ नहीं है। अब आप देखें जितनी भी टीमें हैं उनकी कोशिश होती है कम से कम 350 तक हम जाएं, और कुछ तो उससे भी ज्यादा आगे जाते हैं। तो पाकिस्तान टीम की बैटिंग को जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, बिल्कुल। सर कॉल पे रहिएगा सर, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी इस मुतालिक बात भी करते हैं। जिस तरह से सैयद हैदर साहब कह रहे हैं, जिस तरह से उनका मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे? मेरा इनसे मौक़िफ़ थोड़ा मुख्तलिफ है। आप सऊद शकील को टेस्ट तक रहने में तो बेहतर है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, इफ्तिखार है, बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो आपको 3-in-1 काम करके देगा, आपको ऑफ स्पिन भी करता है, सब कुछ करता है, रिसेंटली उसी आपको परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। तो आप उसको चांस दें, इफ्तिखार अहमद अपनी बेहतरीन चॉइस है मेरे हिसाब से। इफ्तिखार के अलावा आपको और बैकअप के वाले से नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ एक ही नाम पर आप तवज्जो देंगे? आपको लेकर मेरी अपनी चॉइस है, फिर आप साइम अयूब को तैयार करें, उसको यानी उसको बैकअप करें, उसको लेकर एक बैटर ओपनर है, आप उसको मिडिल ऑर्डर में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? आपने गलती माजी में भी की, आपने शान मसूद को आजमा लिया, कोई आपके पास रास्ता तो नहीं निकला। साइम अयूब के हवाले से बात करता हूँ, इसको कंपेयर करते हैं सईद अनवर से, ठीक है? सईद अनवर ने भी जब कैरियर स्टार्ट किया था शुरू में मिडिल ऑर्डर आए थे, बाद में उसको ओपनर बना दिया। इसका मतलब वो मिडिल ऑर्डर में उतने कारामत साबित नहीं हुए थे, जब वो ओपनर आया तो उन्होंने रन्स किए। आप उसके शॉट सिलेक्शन देखें, वो शॉट्स किस तरह की खेलता है ये देखें। आज अभी भी मैच जा रही है, पाकिस्तान शाइन्स खेल रही है, 0 पर आउट हो गए वो। चले, होता है, मसला नहीं है। इससे पहले भी आपने मौके उन्हें दिए, आप एक जानिब एक खिलाड़ी को भरपूर मौका देते हैं, दूसरी जानिब PIA से ताल्लुक रखने वाले मोइन खान के साहबजादे, उनको आप 3 मैचेस खिलाते हैं, इसके बाद आप उन्हें टीम से बाहर कर देते हैं और फिर वो ट्वीट करते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आजम खान को चांस देना चाहिए, वो राइट नाउ मेरे हिसाब से T20 के वन ऑफ द बेस्ट। सर 15 खिलाड़ियों की जो है 15 रुकनी टीम बनती है, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, अगर आपके मुताबिक अगर मैं सारे खिलाड़ी खिला दूँ, सारे खिलाड़ी T20 के अंदर उसकी जगह बनती है, उसको चांस देना चाहिए, क्योंकि वाहिद बैट्समैन है उसका। आप देखें वो अगर बॉल को रोकता भी ना तो गेंद गोली की तरह मार जाता है,
यानी इतना उसमें पावर है वो। अगर जिस नाकिदीन कह रहे हैं वो बॉल रोकें, लेकिन वो तो 3 मैच हुए ये सिफर मतलब पर आउट जो हो गए। हमारे यहाँ क्राइटेरिया जो बनाया हुआ है वो कह रहा है इसकी फिटनेस, ठीक है। आप देखें हमारे परफॉर्मेंस नहीं थी। इंटरनेशनल क्रिकेट का मिजाज अलग होता है डोमेस्टिक क्रिकेट से। मुख्तलिफ लीग्स के अंदर उसमें स्कोर करके आया है। जब मुख्तलिफ लीग्स में स्कोर कर रहा है इसका मतलब है वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो कॉन्फिडेंस दे रही है। हमारे यहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया नहीं जा रहा। सर कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, वो इंटरनेशनल करियर में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके डोमेस्टिक में काफ़ी रन थे। साजिद अली साहब रिकॉर्ड होल्डर हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह परफॉर्म नहीं करा। नोमान उल्लाह जिनका ताल्लुक नेशनल बैंक से, वो ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे। उन्होंने मसूर अख्तर साहब थे, हनीफ मलिक साहब थे, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरीके से कारआमद साबित नहीं हुए। शफीक पापा साहब थे, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे। देखो इंटरनेशनल जो आपका खेलने जाते हैं यानी जो भी, तो उसको बड़ा प्रेशर होता है। मगर बाबर आजम आजम खान मेरे हिसाब से वो डिजर्व करता है, उसको चांस देना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल उसके लिए ऐसा नहीं था फायदेमंद? ड्रेसिंग रूम का हम यूँ समझ लें, ड्रेसिंग रूम का माहौल है या जो भी पीछे से आपकी जो कोचिंग स्टाफ है जो भी है, वो अगर जब तक उसको सपोर्ट नहीं कर, सिंपल में आपको कौन सपोर्ट नहीं करा था? आजम खान को बड़ा बयान दिया। एक बड़ा बयान आपको, अगर आपका कैप्टन आपको सपोर्ट कर दे, ठीक है। इस समय शादाब खान सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो कप्तान थे, उसके साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, मैचेस जिताए, लेकिन उनका सपोर्ट नहीं था आजम खान को। मुझे नहीं माना आइडिया था या नहीं था, मगर आपने अभी बात की। इसलिए कह रहा हूँ कि एक कैप्टन के पास फुल पावर होती है, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करे। सिंपल में आपको अपने एक्स कैप्टन जो वर्ल्ड कप विनर है, आप देखिए उन्होंने इंतजाम के लिए किस में फाइट किया, टीम लेकर आए, उनको फ्लॉप होने के बावजूद चांस दिया, एंड में इंतजाम ने आपको परफॉर्मेंस करके दिखाई, आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाया आपको। तो इसी तरह सरफराज की बात करें, नहीं, एक्स कैप्टन वर्ल्ड कप 92 इमरान खान साहब, उन्होंने किस तरह सपोर्ट किया इंतजाम को, या बहुत सारे उनके अगेंस्ट पे थे, सब कुछ थे, इंतजाम को उन्होंने एंड तक मौका दिया, उन्होंने जाके लास्ट में उन्होंने परफॉर्मेंस करके आपको वर्ल्ड कप विनर बना दिया। इसी तरह आप सपोर्ट तो करें। कैप्टन के हाथ में सब कुछ होता है, क्यों लीड करना होता है, कैप्टन टीम को अंदर लड़ाना होता है। अब वो मतलब आप फिटनेस का मवाजना इंजमाम की फिटनेस से कर रहे हैं? नहीं, फिटनेस अभी और बहुत सारे आप अफगानिस्तान के एक विकेट कीपर है, उनका फिटनेस अब वो नहीं है, वो रिटायर हो गए, मगर खेली तो है ना। जब बंदा परफॉर्मेंस, अफगानिस्तान में खिलाड़ी कितने हैं? मतलब उतनी वहाँ क्रिकेट होती नहीं है। आप पाकिस्तान का मवाजना अफगानिस्तान से कर नहीं सकते, वो बात बनती नहीं है। बहुत सारे में आप वेस्ट इंडीज ताबिश में कुछ कह सकता हूँ? जी जी सर, बिल्कुल आप हैं। जी देखिए, मैं एक बात जो है वाजे करना चाहता हूँ। इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो एक चीज पे नहीं चलती है, बैटिंग पे या बॉलिंग पे या फील्डिंग पे। एक चीज, आपको फुल पैकेज चाहिए। अगर आप बैटिंग में 50 रन करते हैं लेकिन फील्डिंग में अगर 60 रन दे देते हैं, तो आपके 50 रन टीम की किसी काम के नहीं है। आजम खान बासलाहियत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ टेक्निकली बहुत कमजोर हैं। साइम अयूब अच्छे बैट्समैन हैं T20 क्रिकेट या T10 के, लेकिन टेक्निकली बहुत कमजोर हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप जाते हैं, क्यों फेल होते हैं, उसकी वजह ये है। अभी मिसाल दी शफीक पापा की, शफीक पापा ने डोमेस्टिक में स्कोर किए बेजान विकेटों में, लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल बॉलर्स मेलकम मार्शल के सामने आए, सिल्वेस्टर क्लार्क के सामने आए, तो वो नाकाम हो गए। वजह ये है कि आप जब टेक्निकली मजबूत नहीं होते हैं तो आप हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके नाकाम हो जाते हैं। मसला पाकिस्तान टीम का ये है कि यहाँ पे जिसने फ्रेंचाइज क्रिकेट में स्कोर कर दिया उसको पाकिस्तान टीम में ले लिया जाता है। हालांकि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ये, इसका कोई लेवल नहीं है, इसका कोई मयार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए खेली जा रही है, और पहले से टारगेट दे दिया जाता है कि इसके आज रन कराने, इसकी विकेट लेनी है। चाहे वो PSL हो, IPL हो, चाहे वो मेजर क्रिकेट लीग USA हो, चाहे वो GT कनाडा हो, चाहे वो UAE की लीग हो, ये सारी लीग्स जो है ये तमाशा है, कुछ भी नहीं है। क्रिकेट असल में कुछ और है। अगर आपको क्रिकेट देखनी है तो आप देखें कि बैट्समैन टेक्निकली कितना मजबूत है। सिर्फ आप T20 लीग्स को नहीं देखें। आजम खान या और भी कोई भी हो, उनको सिर्फ रन्स की वजह से आप पाकिस्तान टीम में नहीं ले सकते हैं। आप एक खिलाड़ी को खड़ा करते हैं, 50 रन वो करे और 60 रन छोड़ दे, तो आपके लिए बेकार है। तो ये बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं देखना चाहिए, हमारे सिलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, और हमारी सिलेक्शन कमेटी तो सोशल मीडिया पे चलती है। कल अगर पाकिस्तान के 2-4 मशहूर सहाफी जो है वो आजम खान के हक में लिखना शुरू कर दें, अगले दिन आजम खान पाकिस्तानी टीम में आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे सिलेक्टर्स, मैनेजमेंट, कैप्टन कोई भी क्रिकेट के जो उसूल हैं उसके मुताबिक फैसला नहीं करते। ये सबसे बड़ा मसला। अच्छा सर, मुझे याद पड़ रहा है कि जिस अंदाज से हमने देखा, कई बड़े बड़े नाम ऐसे रहे जिन्होंने परफॉर्म किया, जैसा शफीक बाबा की जिक्र आपने किया, शकील बाबा की सॉरी, और इस तरह के कई खिलाड़ी हैं जिनके हवाले से हमने मुतादिद मरतबा उनसे भी सवाल से रब्ता किया। उन्होंने कहा वो जो माहौल होता है उसमें आप परफॉर्म करना जो है वो एक बड़ा चैलेंज होता है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट जब भी खेले होते हैं,
इसी हवाले से मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने तो बात को क्लियर किया अभी बात से आप। मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। अभी इनकी बात इन्होंने बिल्कुल एक बड़ी अच्छी बात बोली कि T20 क्रिकेट, अभी रिसेंटली मैं आज देख रहा था कि अभी अगले साल हमारा सीरीज थी वेस्ट इंडीज से, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़त्म करके उसको T20 में करना, हम लोगों ने लॉन्गर वर्जन ख़त्म कर दिया। आज इंडियन टीम हमसे क्यों आगे कि वहाँ का जो एक प्लेयर है वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी खेलता है और लॉन्गर वर्जन खेलता है, 4 डेज क्रिकेट खेलता है। हनी मोहम्मद साहब लीजेंड है हमारे, ठीक है, उनकी एक बात मैंने मुलाकात हुई थी, उन्होंने एक बात की थी, जो बंदा आप पहले बॉल को रोकना सीखें, जो बंदा बॉल को रोक सकता है वो मार भी सकता है। तो हमारे यहाँ तो पैसेंजर या हमारे जो लड़के हैं वो इसको अभी अडॉप्ट ही नहीं कर रहे कि वो किस तरह बॉल को खेलना है। जब तक आप लॉन्गर वर्जन नहीं खेलेंगे, ये छोटे लीग्स खेल के 4 मैचेस में 2 शॉट मार के आप हीरो नहीं बन सकते। और फिर हमारा मीडिया और फिर हमारे यही एंकर्स वगैरह उनको रातों रात सुपरस्टार बना देते हैं। जब वो 2 परफॉर्मेंस नहीं करते सर सुपरस्टार्स हम नहीं बनाते। आप अब आपका मुतालबा था कि साइम अयूब को खिलाना चाहिए, आजम खान को खिलाना चाहिए। हम किसी को सुपरस्टार नहीं बनाते, हमारी कतई कोशिश नहीं होती किसी को स्टार बना। हम बात करते हैं किसकी क्या क्वालिटी है, किसका क्या मिजाज है, किसकी क्या। आपने बात की आजम खान से मुतालिक, मैंने कहा कि यार आजम खान को आपने 3 मौके दिए, उन्होंने क्या किया। आपने बात की साइम अयूब से मुतालिक, मौका दे रहे हैं, पाकिस्तान शाहीन के साथ मौजूद है, वो क्या कर रहे हैं आप मुझे बताएं। पूरे जो है पाकिस्तान शाहीन अलबत्ता इमर्जिंग एशिया कप खेल रही है, उनके क्या परफॉर्मेंस है। कुछ भी नहीं, अभी 2 मैच हल्के थे। आप उन्हें पाकिस्तान खिलाने की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान ए नहीं खेल पा रहे हैं। अभी टाइम लगेगा उनको, अब आपको तैयार करना पड़ेगा, अकेडमीज में लाके उसको तैयार करना पड़ेगा। मेंटली उस लड़के में पोटेंशियल है, उसमें करंट है, वो खेलेगा आगे। चलें, आपने अपने बयान से खुद ही यूटर्न ले लिया। यूटर्न मैंने नहीं लिया, मैं अब भी कह रहा हूँ उसको, लड़के में टैलेंट है उसको। सर क्या कहेंगे हैदर साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे। देखिए सर, मेरा देखें ताबिश, मेरा तो कॉन्सेप्ट जो है ना हमेशा एक ही रहता है, जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है उसको बिल्कुल चांस नहीं देना चाहिए। साइम अयूब, मैं फिर कहता हूँ, टेक्निकली बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, उसके फुटवर्क उसका बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ आगे पीछे राइट लेफ्ट चाइना कट और इस किस्म के शॉट्स मारते या हर बॉल को फ्रंट फुट में खेल के। देखें बैट्समैन वो होता है, हनी मोहम्मद साहब से आप इंतकाल हो गया, वो हमेशा एक बात कहते थे, वो बैट्समैन होता है जो बैक फुट पे खेल सके। जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं वो बैट्समैन नहीं होते हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल बैक फुट पे खेलना होता है। हमारी इस वक्त पाकिस्तानी टीम में एक भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है, इवन बाबर आजम समेत, जो बैक फुट पे खेल सके। बैक फुट पे खेलने वाले जो अक्सर लेग स्पिनर के सामने बाबर आजम भी अपनी विकेट गंवा देते हैं। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, वो अंदर आने वाली बॉल को बिल्कुल, क्योंकि देखें लेग स्पिनर को हमेशा बैक फुट पे खेलना पड़ता है। इंजमाम उल हक थे, जहीर अब्बास थे, असद शफीक थे, मोहम्मद यूसुफ से सर, ये वो बैट्समैन थे, बड़े बैट्समैन थे जो बैक फुट पे बड़ा जबरदस्त खेलते थे। पीछे जा, क्योंकि हर बैट्समैन डरता है कि मैं पीछे जाऊंगा तो एलबीडब्ल्यू हो जाऊंगा। अच्छा, मेरे पास अभी कुछ ही वक्त है, मैं एक कॉम्प्लीमेंट जो है इस हवाले से ले लेता हूँ खालिद साहब से, फिर सर आपकी तरफ आता हूँ। आखिरी 1 ही मिनट है मेरे पास। सर क्या कहेंगे, अब जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्या समझते हैं ये नाइंसाफ़ियों का जो कल्चर है जिसके हवाले से हम बात करते हैं, मुकम्मल तरीके से तमाम खिलाड़ी जो है मेरिट की बुनियाद पर ही टीम में आ रहे हैं? नहीं, तक मेरे हिसाब से तो कोई मेरिट में नहीं आ रहा। क्यों? बाबर आजम मेरिट की बुनियाद पर कप्तान नहीं बने? मेरे हिसाब से बाबर को कैप्टन नहीं बनना चाहिए था, ना बनाना चाहिए था। हमारे यहाँ तो देखा, जिसने 2-4 स्कोर कर दिया उसको फौरन, यानी कि एक हमारे एक मखसूस तबका है। बाबर आजम की क़यादत में आपने सेमीफाइनल खेला, ऑस्ट्रेलिया खेला। बाबर आजम की क़यादत में आपने वर्ल्ड कप T20 खेला। बाबर आजम की क़यादत में आपने एशिया कप का वर्ल्ड कप खेला, वो भी उसके फाइनल में आप पहुंचे। इसके बाद भी बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए उनको। मतलब अगर आप फाइनल में क्वालिफाई कर रहे हैं, आप पहले राउंड से बाहर हो जाते थे। अक्सर आपको याद होगा 99 का वर्ल्ड कप आप किस तरह से हारे, बाहर हुए। और इसके बाद आपको याद होगा 96 का वर्ल्ड कप, 2004 का वर्ल्ड कप, 2006 का वर्ल्ड कप। आपकी बात से मुतफिक हूँ, फाइनल खिलाया, सब कुछ खिलाया। अभी आप देखें बाबर आजम में तनकीद कितनी हो रही है राइट नाउ, ठीक है, अच्छा कैप्टन है, अच्छा कौन कर रहा है तनकीद? आपके बहुत सारे एंकर यहाँ बैठ के आप भरी बड़ी ट्वीट से देख लो, कुछ भी देख लो, आप वहाँ देख, लड़का अच्छा है, स्कोर भी कर रहा है, टीम को लेके भी चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। बाबर के अलावा आपके पास कौन सा ऑप्शन है? बाबर आजम के कैप्टन बनने के बाद टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा अच्छा फ्रेंडली हो गया, मगर उस पर भी तनकीद हुई काफ़ी। मैंने इस सेंस में बोला कि उसको कैप्टन नहीं बनना चाहिए था, वो अपनी बैटिंग की तरफ तवज्जो देते। वो तो रन कर रहे हैं, वो माशाल्लाह कर रहे हैं, तो उनकी तो तवज्जो है बैटिंग पर। एक
ग्रुप है जो इस वक्त बाबर आजम को साइडलाइन करके शाहीन तो शाह आप अफरीदी को चाहते लाना क्या चाह हैं? रहा है। आप चाहते हैं बाबर आजम कप्तान रहें, तो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान ना, बने? ना, आपके क्या ऑप्शन मेरे है? साथ और साथ ही साथ ये भी मुझे बताइएगा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अगर सही है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस अगर सही है, बाबर आजम रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो रहे हैं, तो फिर इसमें मसला क्या है? आज का भी टेस्ट मैच हम जीत सकते हैं। जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। मगर मैं आपको ये बता दूं कि बाबर आजम को अगर आप कैप्टनशिप दे रहे हैं तो अभी उसको हटाएं नहीं, उसको कंटिन्यू करने दें कम से कम आप 6 बाबर साल। आजम की कप्तानी से मुतमईन है? मैं मुतमईन हूँ, माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म पहले आपने कहा मुतमईन नहीं है, लेकिन अब मुतमईन मुतमईन नहीं, है। जब उसको कैप्टनशिप बनाई गई थी उस वक्त मेरी डिस्कस हुई थी, मैंने कहा था इसको बनाना नहीं चाहिए, इसको आपकी किससे डिस्कशन हुई थी? हमारे जो हल्का अहबाब है जो भी मैंने मुखालफत की थी। इसी तरह अभी आजम खान को मैं फेवर कर रहा हूँ, मगर जब ये ताकतवर लोगों से डिस्कशन हुई थी? ताकतवर लोग तो किसी की सुनते ही नहीं सर, उनसे क्या डिस्कस करना है, उनसे क्या डिस्कस करेंगे, वो तो अपना एक माइंड सेट लेके बैठे हैदर हैं। साहब क्या कहेंगे? बाबर आजम से मुतालिक गुफ्तगू शुरू हो गई है और आप हमेशा से बाबर आजम से मुतालिक उन जो है बात करते हैं, आप कहते हैं कि कई ऐसी गलतियां बाबर आजम कर रहे हैं लेकिन उन्हें मौका देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए देखिए कप्तान आप उसको बना सकते हैं जिसकी टीम में जगह मुस्तकिल हो। इस वक्त पाकिस्तानी टीम में सिर्फ एक ही खिलाड़ी है बाबर आजम जिसकी जगह मुस्तकिल है। उसके अलावा जितने खिलाड़ी हैं सब शेकी हैं, एक इनिंग अच्छी खेलते हैं, 3 में खराब खेलते हैं। हाँ। बाबर आजम के अलावा आपके पास कुछ प्लेयर अवेलेबल नहीं है जिसको आप कप्तान बना सकें। अब बाबर आजम ने कप्तानी में गलतियां कहाँ की हैं वो तो सभी करते हैं। अगर आप देखें बैन स्टोक्स को ले लें, अब बैन स्टोक्स दो टेस्ट मैच हार गए, तो अब क्या वो पूरे कप्तान हो गए? नहीं, कप्तान अच्छे हैं वो। तो बात ये होती है कि आप कहाँ किस माहौल में खेल रहे हैं और किन टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में मुश्किल टीमों के खिलाफ मैचेस खेले, अगरचे वो पाकिस्तान में ही थे, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान से इतना मुकाबला नहीं कर पाया। पाकिस्तान की बैटिंग जो है नाकाम हुई, बॉलिंग नाकाम हुई। और इस वक्त एक बात माननी चाहिए, पाकिस्तान के पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है। पाकिस्तानी टीम हमेशा हर दौर में एक अच्छा स्पिनर पाकिस्तान के सर पास तौसीफ होता है। अहमद साहब से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अब मज़ा आएगा, अब अच्छा लगेगा और अब खुशी होती है कि जिस तरह से शादाब खान लॉबिंग करते हुए दिखाई दे रहे, उन्होंने बयान दिया अपने ससुर से मुतालिक। उन्होंने कहा कि जब वो टीम में थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कोई स्पिन बॉलिंग कोच था। अब जिस तरह से उन्होंने बात की तो उसके बयान के मुतालिक तौसीफ अहमद साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा अब अच्छा लगेगा, अब कॉम्पिटिटिव मिल गया है शादाब खान को। उसामा मीर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं विद बैट एंड बॉल, ही माइट बी गुड इन द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। देखिए उसामा मीर अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के अच्छे बॉलर हैं। T20 के सिर्फ अच्छे बॉलर हैं, वनडे में शायद अच्छे हो सके, अभी तक तो उन्होंने वनडे को खेला नहीं है। लेकिन टेस्ट मैच में आपको एक बड़ी कंसंट्रेशन के साथ सर वर्ल्ड कप के लिए हमें इब्रार पर सोचना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए इब्रार को लेकर। देखिए अबरार अहमद जो है उनका ये मसला है कि उनकी 6 बॉलों में हर बॉल जो है अलग लेंथ पे आती है। हर एक उनकी फुल टॉस होती है, एक उनकी हाफ वॉली होती है, एक उनकी फुल पिच होती है, एक वो जो है कैरम बॉल करते हैं। ये स्पिनर्स अगर ऐसे करते रहेंगे तो कभी भी अच्छे स्पिनर नहीं बन पाएंगे। हर स्पिनर को इकबाल कासिम से सीखना चाहिए। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के मैं मानता हूँ कि अगर कोई स्पिनर रहा है तो इकबाल कासिम थे। वो 6 की 6 गेंदें एक ही जगह पे करते थे और बैट्समैन को बाहर निकालते थे, सुनील गावस्कर जैसे बैट्समैन। तो मैं समझता हूँ इकबाल कासिम से फ़ायदा उठाना चाहिए। सकलैन मुश्ताक बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर थे, लेकिन सकलैन मुश्ताक जो है मैं उनको चीटर स्पिनर समझता हूँ, क्योंकि वो दूसरा बॉल जो उन्होंने शुरू किया, मैं उनको चीटर नहीं कहता हूँ, लेकिन ये भी एक तरह की एक चीटिंग है कि आप जो है वो अपना एक्शन चेंज करके दूसरी गेंद करते हैं। लेकिन सही मानों में एक अच्छा स्पिनर जैसे मैं कहूँ वो इकबाल कासिम है, तो इकबाल कासिम से फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हमारे पास इस वक्त मैं समझता हूँ चाहे अबरार अहमद बिल्कुल, बेंगलोर के हीरो इकबाल कासिम की जो खिदमात है वो नाकाबिले फरामोश है और जिस अंदाज से वो ना सिर्फ बॉलिंग का मुजाहरा कर चुके, माजी में कई ऐसे मैचेस हैं जिनमें उन्होंने शानदार मिजाज के साथ बॉलिंग का मुजाहरा किया और उनसे हमारी भी गुफ्तगू हुई और हमसे भी उन्होंने बात की इस हवाले से, और जो कुछ उन्होंने कहा वो भी आप अब से कुछ दिनों में बराह रास्त मुलाहिजा कर पाएंगे। हमारे साथ बज़ाहिर ऑडियो कॉल जर्मनी से मौजूद थे सैयद हैदर साहब, और बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। शुक्रिया साहब और और तमाम तर मौरिकात पर उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी, और ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।